नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका विपारा एजुकेशन पर। मैं राजीव खन्ना एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूं। दोस्तों, मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि बहुत ही जल्द हम गणित और रीजनिंग की शुरुआत करेंगे। तो आज दोस्तों हमने गणित की शुरुआत कर दी है और सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। दोस्तों, रीजनिंग और गणित में आप पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं। इसके लिए रणनीति मैंने आपको कल वाले वीडियो में बता दी थी, लेकिन मैं अभी आपको थोड़ा सा बता देता हूं कि हम क्या करने वाले हैं। सबसे पहले जो भी चैप्टर यहां पर समाप्त करेंगे, मान लीजिए संख्या पद्धति जैसे ही हमने यहां पर थ्योरी वाली क्लासेस में समाप्त करेंगे, उसके तुरंत बाद हम दोस्तों अब तक रेलवे ने जितने भी सवाल संख्या पद्धति से पूछे हैं सभी के सभी हम यहीं पे हल करेंगे। उससे आपको ये फायदा होगा कि आप अपने आप को परखेंगे कि आपने जितना भी थ्योरी में पढ़ा है उसके आधार पर आप वो सवाल हल करेंगे या नहीं करेंगे। दोस्तों, ये मेरा दावा है कि यदि आप डिटेल में सही से ध्यान से पढ़ लेते हैं तो आप एक एक सवाल को हल कर लेंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी ये सही रणनीति रहेगी। उसके बाद में जैसे ही हम मैथ पूरा समाप्त करेंगे, फिर हम एक श्रृंखला चलाएंगे संभावित प्रश्नों की, जिससे दोस्तों आप पूरे में से पूरे अंक ला सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ज्यादा देर नहीं करते हैं, अब हम शुरुआत करते हैं संख्या पद्धति यानी कि नंबर सिस्टम। तो इसमें संख्या को ही समझेंगे। सबसे पहले हम समझेंगे संख्याओं का वर्गीकरण, संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं या कितने भागों में इनको बांटा जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याओं को दोस्तों धन पूर्णांक भी कहते हैं। यदि आप बिल्कुल नए छात्र हैं तो घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। हमने बिल्कुल जीरो से शुरुआत की है और कहीं आपको लगे कि ये बात लिख लेनी चाहिए तो आप बिल्कुल लिख भी सकते हैं। तो प्राकृत संख्याओं को कहते हैं धन पूर्णांक। ठीक है, इतना आपको याद रखना। उसकी बात दोस्तों, ये संख्याएं क्या होती हैं, एक से दोस्तों इनकी शुरुआत होती है और दोस्तों बिना एक के अंतर से, मतलब लगातार जाते जाते अनंत तक ये समाप्त हो जाती है। ठीक है, जो हम गिनती गिनते हैं आमतौर पर 1 2 3 4 और अनंत तक दोस्तों ये संख्याएं होती हैं। उसके बाद में होती हैं दोस्तों पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं भी दोस्तों वैसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर है कि प्राकृत संख्याओं की शुरुआत होती है 1 से, लेकिन पूर्ण संख्याओं की शुरुआत होती है 0 से। 0 के बाद में दोस्तों फिर लगातार ये अनंत तक चली जाती हैं। अब दोस्तों इन संख्याओं का मतलब इनके वर्गीकरण का जो प्रयोग है ये मात्र यहीं पर नहीं होता, ये दोस्तों आने वाले चैप्टर में भी होगा। जैसे कि औसत में भी हो सकता है। मान लीजिए आपसे पूछा जाए कि प्रथम 4 प्राकृत संख्याओं का औसत बताइए, तो दोस्तों आप यहां से कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों यदि आपसे पूछ लिया जाए कि प्रथम 4 पूर्ण संख्याओं का औसत बताइए, है ना, तो दोस्तों आपका जवाब गलत हो जाएगा, है ना। तो इसलिए दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, प्राकृत संख्याओं की शुरुआत 1 से होती है और पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से होती है। ऋण पूर्णांक, ठीक है, निगेटिव। तो दोस्तों इसमें क्या है, हम अनंत से उल्टा चलेंगे, माइनस में संख्याएं होंगी। अनंत से दोस्तों -3 -2 और -1, बस इसमें 0 नहीं होगा, याद रखना। तो ये उल्टा चलेंगे, ठीक है, माइनस से अनंत तक। पूर्णांक में दोस्तों क्या होता है कि पूर्णांक में दोस्तों क्या क्या होता है, देखिए इसमें जैसा कि मैंने कहा प्राकृत संख्याओं को धन पूर्णांक भी कहते हैं। तो पूर्णांक में दोस्तों धन पूर्णांक भी आ जाते हैं, यानी कि प्राकृत संख्याएं भी आ जाती हैं, और दोस्तों ऋण पूर्णांक भी आ जाते हैं, यानी जो निगेटिव संख्याएं होती हैं वो भी आ जाती हैं, और दोस्तों 0 भी आ जाता है। तो इसमें धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और 0 इन सबको मिला के दोस्तों जो संख्याओं का समूह बनता है उसे हम कहते हैं पूर्णांक। तो मैंने कहा जो भी आपको जहां गलत लगे, मतलब समझ में ना आए, लिखना चाहिए तो आप वहां पर लिख भी सकते हैं। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, यहाँ से बहुत सारे सवाल आपकी परीक्षा में बने हैं और आगे भी बनते रहेंगे। देखिए सम संख्याएं, इनको आप पहले से जानते होंगे तो ज्यादा नहीं समझेंगे, बस इतना समझना है इनके बारे में कि जो संख्या 2 से विभक्त हो जाती है वह सम संख्या होती है, और वह संख्या जो 2 से विभक्त नहीं होती विषम संख्याएं कहलाती हैं। तो सम संख्याओं की शुरुआत 2 4 6 इसी प्रकार 2 के अंतर से आगे अनंत तक ये चली जाती हैं। विषम संख्याएं जो 2 से विभक्त ना हो, मतलब 1 से शुरुआत होगी, 1 3 5 इसी प्रकार 2 के अंतर से ये अनंत तक चली जाती है। तो ये दोस्तों कुछ संख्याओं का वर्गीकरण था। अब हम समझेंगे दोस्तों भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। तो चलिए साथियों, आप समझ लेते हैं भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। यहां पर आपको ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि साथियों यहां से बहुत सारे सवाल पूछे गए। तो सबसे पहले समझेंगे भाज्य संख्याएं। कुछ बच्चे तो मैंने ऐसे देखे हैं साथियों कि सम संख्याओं को ही भाज्य संख्याएं मान लेते हैं, मतलब जो संख्या 2 से विभाजित हो गई वह भाज्य संख्या हो गई। तो ऐसा नहीं है, ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। परिभाषा पे बिल्कुल ध्यान दीजिएगा, एक बार दिमाग में बैठा लेंगे कभी भी यहां से सवाल गलत नहीं होगा। तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, देखिए जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त, यानी खुद के अतिरिक्त, जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से भी विभक्त हो, है ना। अब इसको हम अपनी भाषा में कहेंगे
कि वह संख्या जो अपने खुद के और एक के अलावा दोस्तों किसी दूसरी संख्या से भी कट जाए, है ना, विभक्त हो जाए, वह होगी दोस्तों भाज्य संख्या। तो सबसे पहले हम देखेंगे एक, क्या एक संख्या भाज्य है? क्योंकि परिभाषा पे हम चलेंगे कि अपने आप से कटे, एक से कटे और किसी अन्य से भी कटे। तो ये एक से कटेगी, अपने आप से भी कटेगी, किसी अन्य से नहीं कटेगी, तो इसका मतलब ये भाज्य संख्या नहीं है। उसके बाद में हम देखते हैं दो, परिभाषा पे जाइए, अपने आप से कटे, एक से कटे, उसके अलावा किसी अन्य से भी कटे, तो ये अपने आप से भी कटेगी, एक से भी कटेगी, क्या किसी अन्य संख्या से कटेगी? नहीं कटेगी, तो इसका मतलब ये भी नहीं है। तीन पे यही परिभाषा अप्लाई करेंगे तो ये अपने और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगी। अब दोस्तों चार पे अप्लाई करेंगे, अपने आप से मतलब चार से कटे, एक से कटे, बिल्कुल चार से भी कटेगी, एक से भी कटेगी, किसी अन्य संख्या से कटेगी, बिल्कुल कटेगी, दो से भी ये कट जाएगी। तो इसका मतलब सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वह कौन सी संख्या है साथियों? सबसे छोटी जो भाज्य संख्या है वह चार है। चार से शुरुआत होगी, चार के बाद पांच नहीं आएगा, छह आएगा। छह दोस्तों छह से भी कटेगा, एक से भी कटेगा, तीन से भी कटेगा, दो से भी कटेगा, है ना। तो इस प्रकार से दोस्तों चार, छह, आठ, नौ भी इसमें आ जाएगा, क्योंकि नौ नौ से भी कटेगा, एक से भी कटेगा और तीन से भी कटेगा, है ना। तो ये आपको समझना जरूरी था। सबसे छोटी जो भाज्य संख्या होती है वो चार होती है। आप थोड़ा सा ध्यान यहाँ पे लगाएंगे, अभाज्य संख्या क्या होती है? तो जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त अन्य संख्या से विभक्त ना हो, किसी भी अन्य संख्या से विभक्त ना हो, केवल और केवल अपने आप से कटे, केवल और केवल अपने आप से कटे और एक से कटे, उसके अलावा किसी से भी ना कटे। तो इसमें हम दोस्तों एक को रख सकते हैं क्या? इसमें दोस्तों एक को नहीं रख सकते, ठीक है। एक जो है अभाज्य संख्या नहीं है। अब दोस्तों यहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है, मैं इसका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं। देखिए साथियों, ये आधी परिभाषा है जो आपको किताबों में देखने को मिलती है। एक जो परिभाषा और आपको याद रखनी है, भाज्य की भी और अभाज्य की भी, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो जाएं वह तो है तो साथियों भाज्य। जिसके दो ही गुणनखंड हो, ना तो दो से कम ना दो से ज्यादा, केवल दो गुणनखंड। गुणनखंड का मतलब काटने वाली जो संख्या है उनको काटने वाली। जैसे साथियों यहाँ पर चार देखेंगे तो चार के कितने खंड हैं, मतलब कौन कौन काट सकता है? एक काट सकता है, दो काट सकता है और चार काट सकता है। तो यही इसकी परिभाषा है, जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो। तो इसके तीन गुणनखंड हो गए, एक, दो और चार, इसका मतलब ये भाज्य है। अब दोस्तों हम एक को यहां पर रख के देते हैं, इसकी परिभाषा क्या है? ना तो दो से कम हो ना दो से ज्यादा हो गुणनखंड। तो हम इसे देखेंगे साथियों, इसका जो एक गुणनखंड बन रहा है वो केवल एक बन रहा है, केवल एक बन रहा है, तो इसलिए एक अभाज्य संख्याओं में नहीं आएगा। तो दोस्तों अभाज्य संख्या क्या होगी? तो अभाज्य संख्या पर हम यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर हमें देखने को मिलेगा अभाज्य संख्या जो होगी वह होगी दो। पहली जो अभाज्य संख्या होगी वह क्या है? दो है। ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, तो दोस्तों दो होती है, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। दो क्यों होती है? देखिए, एक से कटेगी, अपने आप से कटेगी और किसी से नहीं कटेगी, ये तो होगी पहली परिभाषा। दूसरी क्या है? जिसके केवल दो गुणनखंड हो। तो इसके गुणनखंड क्या है दोस्तों? एक तो एक है और एक दो है, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों पहली जो अभाज्य संख्या है वह दो है, उसके बाद तीन, उसके बाद पांच, उसके बाद सात, उसके बाद 11, इस प्रकार से ये चलती चली जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं दोस्तों सह अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। सह अभाज्य, है ना, तो यहां भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन साथियों सबसे पहले हम परिभाषा पढ़ेंगे और परिभाषा के बाद इसको जो है डिटेल में समझेंगे। संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। गुणनखंड का मतलब जैसे मैंने अभी आपको बताया था, जैसे दो के गुणनखंड क्या हो गए? एक और दो, ठीक है, ये इनको गुणनखंड बोलते हैं। अभी के लिए आप इतना समझें, जब हम एलसीएम, एचसीएफ या फिर हम वर्ग वगैरह पढ़ेंगे तो समझेंगे दोस्तों कि ये गुणनखंड क्या चीज होती है और गुणनफल क्या चीज होती है। तो संख्याओं का वह युग्म जिनमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। उभयनिष्ठ को यहाँ पे ध्यान रखना है, उभयनिष्ठ का मतलब होता है कोमल, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए साथियों ये युग में ही आएंगी, है ना, जोड़े में ही आएगी। पांच ले लेते हैं और सात ले लेते हैं। अब देखते हैं साथियों परिभाषा के हिसाब से, है ना, आप समझेंगे। तो एक से तो दोस्तों एक तो गुणनखंड इनका है, इसका भी कॉमन है दोनों का, लेकिन एक के अतिरिक्त उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, मतलब कोई भी एक ऐसी संख्या ना हो जो इसे भी काट दे और इसे भी काट दे, कोई भी एक संख्या एक के अलावा।
एक के अलावा कोई ऐसी संख्या ना हो जो इन दोनों को काट दे। तो ये क्या हो गई, ये सहवाज्य हो गई। अब दोस्तों मैं आपसे पूछूंगा क्या 9 और 15 ये सहवाज्य संख्याएं हैं? तो आप कहेंगे नहीं है ना, क्योंकि इन दोनों को कोई ना कोई एक संख्या जरूर काट देगी। 3 को देखते हैं, 3 इसको भी काट देगी, इसको भी काट देगी, तो इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन ऐसी कोई संख्या नहीं थी जो 5 और 7 को काट देती, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ सह अभाज्य, तो इसका मतलब ये नहीं है ये अभाज्य ही होंगी। इसमें साथियों कभी कभी क्या होता है कि सम संख्या भी आपको देखने को मिल जाती है, जैसे कि मान लीजिए 8 और 11 लिख दिया है ना, 8 और 11 क्या है, ये भी सह अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि एक के अलावा कोई भी उभयनिष्ठ ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे। कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, भले ही अलग अलग काट दे। जैसे कि साथियों हम देखेंगे 11 तो 11 को काट ही देगा, 8 8 को काट देगा, ठीक है। लेकिन 11 8 को नहीं काट सकता, 8 11 को नहीं काट सकता। लेकिन 2 हम देखेंगे, 2 से 4 आराम से कट जाएगा, 2 से 8 आराम से कट जाएगा। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी सह अभाज्य संख्याएं यहाँ पर हो जाती हैं। तो उम्मीद करते हैं इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए साथियों आप समझ लेते हैं परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं, उसके साथ हम समझेंगे वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। ये बहुत आसान है, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है। बस आप इतना समझ लीजिए कि जिस संख्या को हम p बटे q के मतलब अंश और हर में लिख सकते हैं, p बटे q की फॉर्म में लिख सकते हैं, इसलिए ये मैंने दोस्तों यहाँ पर राइट का निशान लगा दिया है, तो उसे हम कहते हैं साथियों परिमेय संख्याएं। जैसे साथियों 5 है तो 5 को 5 बटे 1 लिख सकते हैं, 3 है, 7 है, मतलब जितनी भी संख्याएं होती है ना वो सब परिमेय संख्याएं। 5 बटे 3, 3 बटे 5, 22 बटे 7 है ना, जो हम आगे पढ़ेंगे 22 बटे 7 को, जो कि पाई का मान लिया जाता है, लेकिन एग्जैक्ट मान 22 बटे 7 पाई का होता नहीं है। लेकिन 22 बटे 7 जो है p बटे q की फॉर्म में लिखा हुआ है, इसलिए साथियों हम इसको परिमेय संख्या में रखते हैं। लेकिन याद रखिएगा अपरिमेय संख्याएं वे होती हैं जिनको p अपॉन q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता, जैसे पाई, ठीक है। आप कहोगे कि पाई का मान तो वहां पर है, तो वो पाई का एग्जैक्ट मान नहीं है। पाई की दोस्तों वैल्यू अभी तक फाइंड नहीं हो सकी है, क्योंकि दशमलव के बाद बहुत सारी संख्याएं आती चली जाती हैं, ये पूरा नहीं कटता है। तो इसलिए पाई जो होता है साथियों वो अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है, और ये पूछा जाता है आपसे बार बार, इसलिए मैंने यहाँ पर ये करा दिया है, वरना इसको कराने की इतनी आवश्यकता नहीं थी। रूट 2 को दोस्तों आप 2 की पावर 1/2 लिख सकते हैं, है ना, तो इसको भी हम उसके फॉर्म में नहीं लिख सकते, तो इसलिए √2, √3, रूट माइनस, ये सब दोस्तों क्या होंगी, अपरिमेय संख्या। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, तो वास्तविक संख्याएं दोस्तों परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं, है ना। बस ध्यान रहे, यदि आपसे कभी परिभाषा पूछी जाए, वैसे पूछी नहीं गई है, लेकिन आपको याद रहेगा तो थोड़ा सही रहेगा। वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को सम्मिलित रूप से हम क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं कहते हैं। अब दोस्तों कुछ फॉर्मूले हम समझ लेते हैं और उसके बाद में हम दोस्तों आगे बढ़ेंगे। तो चलिए साथियों सबसे पहले हम समझेंगे पदों की संख्या ज्ञात करना किसी भी समांतर श्रेणी से। समांतर श्रेणी दोस्तों वह श्रेणी होती है जिसमें अंतर समान होता है। तो समांतर श्रेणी में पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या फॉर्मूला होता है उसको समझते हैं। अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या और उसके बाद में सर्वांतर। सर्वांतर क्या है दोस्तों, जो भी उस श्रेणी का अंतर होगा, और प्लस में 1, ठीक है, प्लस में 1। तो इतना आप याद रखेंगे। ये यहाँ से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं और कभी कभी दोस्तों आपको इसकी खुद भी आवश्यकता होती है, तो इसलिए इसको समझना होगा। देखिए छोटे से शुरुआत करेंगे, बिल्कुल ध्यान से अब समझते चलिएगा, क्योंकि अब दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट बातें शुरू होने जा रही हैं। देखिए 2 4 6 इस प्रकार से करते करते मान लीजिए हमने पूछ लिया 12 तक, है ना, कितने पद हो गए। छोटे से शुरुआत की है बिल्कुल, जबकि आपको मालूम है कितने पद हो गए, यहाँ पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम सबसे पहले हम देखेंगे कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो हम देखेंगे यहाँ भी 2 का अंतर है, यहाँ भी 2 का अंतर, यहाँ भी 2 का अंतर और यहाँ भी 2 का अंतर, मतलब आगे 2 का अंतर चल रहा है। इसका मतलब साफ है कि ये एक समांतर श्रेणी है। अब श्रेणी में दोस्तों 2 से लेकर 12 तक कितने पद हैं, है ना, संख्याओं की संख्या कितनी है, तो हम गिनेंगे 1 2 3 4 5 6, यानी कि 6 पद हैं। कितने पद हैं, 6 पद हैं। तो ये छोटी सी एक श्रेणी थी, तो इसमें हमने गिन के इसको देख लिया। अब हम देखते हैं क्या फॉर्मूला वाकई काम करता है, चलिए समझते हैं। देखिए साथियों क्या है, अंतिम संख्या कितनी है साथियों 12, प्रथम संख्या क्या है 2, और बटे में क्या आएगा सर्वांतर। सर्वांतर मतलब अंतर कितना चल रहा है पूरी श्रेणी में, तो बटे में क्या आ गया 2 और प्लस में क्या है 1।
अब दोस्तों 12 में से 2 गया, कितना बचा 10, और 10 को दोस्तों जब आप 2 से काटेंगे तो कितना बचेगा 5, 5 और 1 कितना हो गया 6। और दोस्तों यही आपका पहले आया था। तो ये छोटी संख्या थी, लेकिन यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी संख्या मतलब बहुत बड़ी बड़ी संख्याएं यहाँ पर पूछी जाती हैं। अब दोस्तों इसमें जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है, वह सवाल किस प्रकार से पूछा जाता है। छोटा सा सवाल मैं बोल रहा हूं, चाहे तो आप लिख लेना। मान लीजिए आपसे कहा गया है 100 से लेकर 200 तक, 100 से लेकर 200 के बीच 3 से विभक्त होने वाली कितनी संख्याएं हैं। अब आप सोचेंगे ये समांतर श्रेणी नहीं है, ये समांतर श्रेणी ही है। ठीक है, कैसे है भाई, बीच पूछा है, मतलब 200 नहीं लेना, 100 नहीं लेना, बीच पूछा है। तो 100 के बाद में 101 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 102 कटेगा, मतलब पहली वो संख्या आ गई 102। उसके बाद में 200 से पहले 199 क्या 3 से कटेगा, नहीं कटेगा, 198 कट जाएगा, है ना। तो आपका प्रथम पद क्या हो गया 102 और अंतिम पद क्या हो गया 198। ठीक है, अब होता क्या है, अब 3 से कौन कौन सी संख्याएं कटेंगी, तो दोस्तों इसमें 3 जोड़ते चले जाइए, मतलब 105 भी कटेगा, 108 भी कटेगा, और इसी प्रकार से आगे ये चलता चला जाएगा। तो इसका मतलब अंतर कितने का चल रहा है, 3 का अंतर चल रहा है। तो आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। 198 में से 102 जाएगा तो कितना बचेगा साथियों, ये बचेगा इतना, और बटे में हो गया वो सॉरी 96 बचेगा, बटे में 2 और प्लस में 1। ठीक है, अंतिम संख्या में से प्रथम संख्या घटाई, बटे में 2 लिखा, सॉरी बटे में 3 आएगा साथियों यहाँ पर, क्योंकि 2 जो होता है ना वो योग वाले में आएगा, तो इसलिए थोड़ा, तो बटे में 3 यहाँ पर आ गया। अब हम 3 क्यों आया, क्योंकि सर्वांतर 3 है आपका, प्लस में 1, देखिए 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कितना आ गया 33 पद आपके आ गए। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर बता सकते हैं। तो पदों की संख्या ज्ञात करना आप इस प्रकार से सीख सकते हैं। अब दोस्तों कभी कभी आपको क्या करना है, एक इंपोर्टेंट एक फॉर्मूला और है जो आपको याद रखना है। ठीक है, उसमें होता है n वां पद क्या होगा, n वां पद। भाई इसमें क्या है, आपको प्रथम पद भी पता होगा, अंतिम पद भी पता होगा, तब आप दोस्तों यहां पर ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको अंतिम पद नहीं पता, पहला पद पता है, क्योंकि पहले पद से ही आपको पता चलेगी कि समांतर श्रेणी में अंतर कितना चल रहा है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा कि इस श्रेणी में 10वां पद कौन सा होगा, 15वां पद कौन सा होगा। ठीक है, उस प्रकार से आपको पूछ लिया जाएगा। मान लीजिए ये है 2 5 का अंतर ले लेते हैं, 2 7 12, इस प्रकार से करते करते आपसे पूछ लिया 10वां पद। 10वां पद क्या होगा, है ना, 10वां पद ये आपसे पूछा गया इस श्रेणी में। तो हमें नहीं पता 10वां क्या होगा, भाई पहला तो 2 है, दूसरा 7 है, फिर 12 है। तो हम यहां पर देखेंगे अंतर कितना है, 5 का अंतर यहां पर चल रहा है। इसका मतलब ये एक समांतर श्रेणी है। अब 10वां पद कैसे ज्ञात करेंगे, तो इसका फॉर्मूला होता है an इजिकल टू a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहां पर आपको ये समझना है a क्या है, n क्या है और d क्या है। d मतलब डिफरेंस है ना, तो d का मतलब हो गया साथियों अंतर, मतलब सर्वांतर आप लिख सकते हैं। a हो गया इसमें पहला पद, और n क्या है साथियों, ये यहां पर ध्यान रखना, n क्या है, n है दोस्तों जो पद आपसे पूछा गया है, यानी जो पद आपसे पूछा गया है। तो इसको आप लिख सकते हैं पूछा गया पद, पूछा गया पद। पूछा गया पद मतलब जो संख्या निकल के आएगी वो तो नहीं, ये n-वां पद है ना। तो कितना है यहाँ पर 10। तो यहां पर हम देखेंगे इस फॉर्मूले में लगाइए, पहला पद क्या है 2, n कितना है 10, ये 10वां पद ही तो पूछा है। उसके बाद में -1, और d कितना है दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं 5। तो 2 प्लस 10 में से 1 गया, कितना बचा 9, और 9 पंजे 45। इसका मतलब दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा 47, यानी कि 10वां जो पद होगा इसमें 47 होगा। तो यहां पर हमने देखा पदों की संख्या किस प्रकार से ज्ञात करते हैं, उसके बाद में हमने देखा n वां पद किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं। ठीक है।